नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी YouTube ऑनलाइन क्लासों में इस शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग में हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा प्रभावी शिक्षण के घटक। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण में जो प्रभावता उत्पादन की विधियां। शिक्षण प्रभावता की विधियां। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की जो मेथड है वो है सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण जो हमने पूर्व में जाना है माइक्रो टीचिंग में क्या है कि ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की प्रमुख विधि है। इस विधि के माध्यम से हम जानते हैं कि पूर्व ज्ञान से लेकर उद्देश्य कथन के बीच की प्रश्नोत्तर क्रियाविधि होती है। अर्थात पूर्व ज्ञान को आधार मानते हुए हम उद्देश्य कथन तक पहुंचते हैं। उस बीच में जो प्रश्न करते हैं उसको हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत माना है। सूक्ष्म शिक्षण में है क्या, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि 5 से 10 छात्रों का समूह है। पहला कार्य तो यह है कि इसमें सूक्ष्म का मतलब छोटे स्तर पर 5-10 विद्यार्थियों को, जैसे हमने पहले किया था कि 10-10 7-7 8-8 बच्चों का जो ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में डिवाइडेशन करके पाठ के अंश को अर्थात पाठ्यांश को सीमित करके अर्थात संक्षिप्त पाठ्यांश लेकर के संक्षिप्त समयावधि के लिए अर्थात इसमें हमने छात्रों को भी संक्षिप्त किया, पाठ्यांश को भी संक्षिप्त करेंगे और समय अवधि को भी 5 से 7 मिनट जो हमने पहले बता दिया कि यदि कालांश होता है वो 30 मिनट का होता है तो 5 मिनट, यदि कालांश है वो 45 मिनट का होता है तो 7 मिनट। ये कालांश के अवधि के अनुसार मिनट निर्धारित होती है। इसकी पाठ्यांश बहुत संक्षिप्त होता है, जैसे 5-7 मिनट में 5 से 7 मिनट में जो कार्यक्रम पूरा होने वाला है। संक्षिप्त समयावधि 5 से 8 मिनट 7 मिनट जो भी समयावधि का है। 7 मिनट के लिए जो क्रियाविधि संक्षिप्त हमें करना है उसके लिए हमने पहले बच्चों को तैयार किया, जिसमें अध्यापक बच्चों को एक प्री प्लानिंग पाठ योजना के अनुसार ढालता है। संक्षिप्त से अर्थात सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से विस्तृत की ओर जो बढ़ाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण में के दौरान सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही प्रारंभ करते हैं। डेली लेसन प्लान में भी सूक्ष्म शिक्षण का एक बहुत बड़ा महत्व है और बीएड सेकेंड ग्रेड के बीएड किया हुआ बच्चा या एसटीसी किया हुआ बच्चा कोई भी हो, लेकिन शिक्षक भर्ती में भी आज सेकेंड ग्रेड में 40 नंबर की माइक्रो टीचिंग आती है तो वो यही
इसी बात को दृष्टिगोचर करवाती है कि शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, प्रवक्ता की जो विधियां हैं उनमें सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही बड़ी मेथड है। इसीलिए इस अवधि के दौरान किया गया जो शिक्षण कार्य है वह सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण के अभाव में पाठ योजना अर्थात बीएड हमारी अधूरी है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया। कम से कम एनसीईआरटी के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम में 5 से 7 कौशल को जो लगा रखा है कि भाई कोई 5 या 7 कौशल कीजिए। हमने इनमें सूक्ष्म शिक्षण के दौरान प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल, उदाहरण दृष्टांत कौशल, व्याख्यान कौशल, ज्ञान कौशल, उद्दीपन कौशल, श्यामपट कौशल, श्यामपट के बारे में हमने पढ़ा कि पुनर्वलन कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, ये सारे ऐसे हमने उदाहरण दृष्टांत है, पुनर्वलन है, ये सारे कौशल किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे कौशल व्याख्यान कौशल, ये सारे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आती है अंतःक्रिया प्रविधि। अंतःक्रिया विधि अर्थात अंतःक्रिया अध्यापक और छात्र, आप और हमारे बीच में जब किसी विषय वस्तु को लेकर के अंतःक्रिया होती है, वार्तालाप होती है, तो वह अंतःक्रिया के अंतर्गत आती है। शिक्षक जब पाठ्यांश को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र उसमें अधिगम करने के बाद अपनी समस्या के लिए अध्यापक के सामने पुनः प्रस्तुत करते हैं, तो जब दोनों के बीच में जितना तालमेल होता है, तारतम्यता होती है, दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, वह कक्षा के दौरान की गई विधियां, आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में कमेंट भी आते हैं, वो कमेंट भी एक अंतःक्रिया का ही साधन माना जा रहा है। तो अंतःक्रिया विधि के द्वारा जैसे जैसे विद्यार्थी और अध्यापक कक्षा में किसी पाठ्यांश को स्पष्ट करते हैं, उसी पाठ्यांश में अंतःक्रिया के बाद जो समस्या समाधान रहती है, इसलिए अंतःक्रिया में पाठ पढ़ाया जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीमन धागा प्रेम का, अब दूसरी बार उन्होंने अंतःक्रिया के माध्यम से एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के बीच में तुलना करता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर नाम जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जब दोनों में बिटवीन द डिफेंस अंतर आता है, तो वो आया आरोह है, अवरोह है। पहला अंतर आया कि सर आपके मेथड में और अमुक व्यक्ति के मेथड में आरोह अवरोह में यति और गति का जो अंतर आया, ये आरोह अवरोह है आप अच्छा है, गति यति अच्छी है, बजाय उनके, तो उनमें हर विद्यार्थी के बीच में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने के बाद उसमें जैसे हमने इसी श्लोक के माध्यम से आरोह को देखा, अवरोह को देखा, गति को देखा, यति को देखा, लेकिन फिर आगे की इस विधि के द्वारा हमने देखा समय की महत्ता। तो ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं कि ये निर्धारित समय जो कालांश का होता है, उस कालांश के मध्य ही अंतःक्रिया निर्धारित होती है। इसके लिए अंतःक्रिया विधि आज होना बहुत जरूरी है। देखते हैं कई जगह आज हमारी जो अंतःक्रिया हो रही है वो ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों के माध्यम से हो रही है, लेकिन इसमें
जो उनके मध्य के जो संवाद है वो यूट्यूब के माध्यम से ही, कमेंट माध्यम से ही अपने तक पहुंचते हैं। यदि कमेंट नहीं आते हैं उनके बीच में तो हम देखते हैं कि अंतःक्रिया बाधित हो रही है। और जब तक छात्रों के और अध्यापकों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होती है तब तक शिक्षण में प्रभावता नहीं होती है, अर्थात शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन पाता है। जब डायरेक्ट ये प्रभावता क्या है, एक लिखित होती है, एक लिखित होती है, एक मौखिक होती है, मौखिक होती है, एक सांकेतिक होती है। अर्थात संकेतों के माध्यम से भी लिखित जो अभिव्यक्ति होती है, उस अंतःक्रिया होती है, वो सब आज नहीं कल नहीं परसों कभी देखते हैं। मौखिक में जैसे आज सुना वही तुरंत सुन लिया। लेकिन सांकेतिक जो अभिव्यक्ति होती है, सांकेतिक में आपके बॉडी फेस, चेहरे के हाव भाव, उनके द्वारा भी कि कौन बच्चा उत्सुक है, कौन बच्चा निरुत्साही है, किस विद्यार्थी का ध्यान किधर है, किस अध्यापक का ध्यान किधर है, तो ये सारा का सारा क्या है, सांकेतिक प्रभाव के द्वारा भी अंतःक्रिया होती है। देखते हैं एक अध्यापक आता है और आते ही वो कहते हैं नहीं सर आप मत क्लास लो, बजाय उनको भेज दो। तो ये भेजने का कारण क्या है कि उनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है वो अंतःक्रिया ठीक हो रही है, और जिनके बीच में अंतःक्रिया नहीं होती है तो वो कहते हैं सर आप बैठिए, इनको पढ़ाने दीजिए। तो वो इसीलिए कहती हूँ आपको। और ये अंतःक्रिया लेकिन मौखिक और सांकेतिक होती है। इसके बीच में आगे जो नेक्स्ट है पुनरावृत्ति और पूर्वोत्तर, वो क्रियाविधि के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।